आई थिंक नेग्लेक्टेड चाइल्ड तक आई थिंक पढ़ लिया था, है ना। जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट में जो चाइल्ड का डेफिनेशन है ये भी आई थिंक हो गया था। किसी को इसमें कोई डाउट है? बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। एनी डाउट? ओके, प्रोसीजर आई थिंक वी हैव डन। नाउ इंटरनेशनल कंसर्न। देखिए इंटरनेशनल कंसर्न से यहाँ सीधे से मतलब है कि बच्चों को लेकर क्या चीजें क्लियर कही गई हैं। इसके पीछे पहले एक चीज हम लोग समझने को जरूरी है। हर एक चीज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की नीड, आई थिंक उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। प्रॉपर चीजें होनी चाहिए कि किस टाइम पीरियड में किस तरह की चीजों को किस वे में लिया गया। जैसे कि आज से अगर मैं कहूँ 100 साल पहले क्या इस तरह के लॉज थे कि हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वर्ड को भी समझते थे? आई थिंक नहीं। फिर क्या हम आज से 200 साल पहले हमारे राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर थे कि हमें ये पता था कि हमारे राइट्स हैं और हमें राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड मेनी राइट्स आर देयर, उन सारे राइट्स के लिए हम अवेयर थे? नहीं। मतलब पर्टिकुलर टाइम टू टाइम कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी चीज को लेकर लॉ सडन बन गया एंड एप्लीकेबल हो गया और एक्सेप्ट भी हो गया। एक्सेप्ट भी किसके लिए? हम लोगों ने उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। चीजें कैसी होती हैं? ग्रेजुअली फ्रेम होती हैं, और जब वो फ्रेम होते होते प्रॉपर उसके एक शेप में आती हैं उसके बाद हमें लगता है कि हाँ अभी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस तरह के लॉ बनाए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशल नीड, अकॉर्डिंग टू national or international interpretation of the things and problems और even laws। जब इन चीजों का इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम होता है, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल प्रिवेंशन, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं उनमें हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर, अदर प्रॉब्लम्स को लेकर, कुछ ऐसे बेसिक फॉरेन पॉलिसीज को लेकर जब डिस्कशन हुआ किया जाता है देन उनमें हर एक चीज, माइनर से माइनर चीज को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ आप देख सकते हैं द सेकेंड यूएन कांग्रेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स इन 1960 स्टेटेड द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी should be understood as the commission of an act which when committed by an adult above a prescribed age would constitute an offense in law। मतलब यहाँ पर 1960 में जब यूएन कांग्रेस का एक सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था उस टाइम पर ये चीज क्लियर कही गई। मतलब आप यहाँ पर इस चीज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1960 में इंटरनेशनल लेवल पर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को इंट्रोड्यूस प्रॉपर वे में किया गया, बट स्टिल इंडिया में उस चीज को फ्रेम होने में कितना लंबा समय लगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक्ट बहुत सालों के बाद आया। मतलब हमने बच्चों के द्वारा होने वाले अपराध को बहुत ज्यादा उसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया ही नहीं, हमने उस चीज को बहुत ज्यादा मेजर लिया ही नहीं। पर चूंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके भविष्य के लिए और उनके आने वाले समय में वो किस तरह के इंसान बनते हैं, उन्हें क्राइम की क्या समझ है, उन्हें सही गलत की क्या समझ है, इसीलिए इस चीज को पहले से पहचान लेना जरूरी है। भाई अगर मैं ये बोलूं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्यों जरूरी है, मतलब हम यहाँ पर किशोर उपचारिता की बात भी क्यों करें? दे आर नॉट एडल्ट, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें इतनी समझ नहीं है, किशोर को इतनी समझ नहीं होती है कि वह उस समय क्या कर रहे होते हैं। अब अगर उन्हें ये समझ नहीं है देन डेफिनेटली हमें उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। क्या हम इस वे के साथ चले, क्या हम इस थॉट के साथ चले? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें समझाना है कि अगर आप किसी भी ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो नॉर्मली अगर कोई करता है तो वह ऑफेंस में जाता है, अगर कोई एडल्ट करता है, और अगर वही चीज कोई जुवेनाइल करता है तो डेलिक्वेंसी में जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चों की ग्रोथ के लिए, इवन चाहे वो किशोर भी क्यों ना हो, उनकी ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि वह ये जाने कि अपचारिता क्या है, अपराध क्या है, गलत क्या है, कौन से ऐसे एक्ट हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो कि उन्हें नहीं करना है। तो यहाँ पर इसीलिए टाइम टू टाइम इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होते हैं उनमें भी इस तरह की चीजों को फोकस किया जाता है, और उसे फोकस किए जाने के पीछे रीजन ये है कि हर कंट्री अपने लेवल पर इस तरह के लॉ बनाए जो कि इस तरह के होने वाले क्राइम को कंट्रोल कर सके।
ये इसलिए जरूरी है कि इस एज के बच्चे अगर कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी तरह की अपचारिता या किसी भी तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, देन डेफिनेटली वो उनके फ्यूचर को खराब करेगा। और किसी भी देश का फ्यूचर उसके युवा और बच्चे होते हैं। तो अगर वो गलत चीजों में इन्वॉल्व है देन डेफिनेटली हमारे लिए वो वही चीज जो 15 साल का बच्चा अगर एक बार किसी क्राइम में उलझ के रह जाता है देन डेफिनेटली वो आगे जाकर जब बड़ा होगा वो उसी तरह के कंडक्ट को ऑप्ट करेगा। और अगर वही बिहेवियर रहा, उसी तरह का कंडक्ट रहा, तो डेफिनेटली बड़े होने के बाद भी उसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम इसी एज में 16 और 18 वाली एज में ही उन चीजों को रोक देते हैं देन डेफिनेटली हम देश को अच्छे नागरिक देंगे, अच्छे सिटीजन देंगे, है ना। इसलिए जरूरी है कि टाइम टाइम पर 1960 में इस तरह की चीजों को फोकस किया जाने लगा इंटरनेशनल लेवल पर भी कि भाई अगर हम यहाँ पर क्राइम को रोकना चाहते हैं तो हमें उसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को भी शामिल करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे देन एक टाइम के बाद हम हमारे सिटीजन्स को किस तरह से तैयार कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। द 6th यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स वेनेजुएला 1980 डिस्कस फर्दर एंड इन डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें अभी मैंने कही अगर हम मेजर उसे फोकस करते हैं देन हमें बहुत अच्छे से समझता है कि वाकई में अगर एक जो ये एज ग्रुप है यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस आपको किस पर करना है, नॉर्मल होने वाले क्राइम पर नहीं। अगर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बात कर रहे हैं देन हमारे पास यहाँ पर एक एज ग्रुप है जैसे हमें फोकस करना है कि इस एज के पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लोग अगर क्राइम करेंगे देन डेफिनेटली उनका फ्यूचर, देश का फ्यूचर, उनकी ग्रोथ और क्राइम का रेशो, इन सबको हम खराब करेंगे। क्राइम रेशो डेफिनेटली बढ़ेगा अगर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को ऑप्ट नहीं करते हैं देन हम उन्हें इसी एज में अगर समझा देते हैं कि दिस इज एन ऑफेंस, आपको ये नहीं करना है, या इस तरह के क्राइम अगर किए जाएंगे देन आपके लिए उसके लिए पनिशमेंट होगा। मींस यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कन्वेंशन हुए हैं उसमें अदर कंट्रीज जो भी उसके मेंबर्स हैं उन पर ये फोकस किया गया कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, अगर इसे टाइम रहते ठीक किया गया है या इसके संबंध में लॉ बना लिए गए हैं देन आप ऑटोमेटिकली जो क्राइम रेशो है उसे आप कम कर सकते हैं। ऑफेंडर का जो मैक्सिमम हमारे पास रेशो है आप उसे कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक एज ग्रुप अलग निकाल दिया है कि नहीं भाई 18 16 से और 18 साल तक के जो बच्चे हैं जो जुवेनाइल हैं अगर वो किसी तरह का क्राइम करेंगे देन उन्हें हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे, उनके लिए पनिशमेंट ना होकर उनके लिए एक रिफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें जरूरी हैं। देन अ चाइल्ड इज डिफाइंड इन द यूएन कन्वेंशन on the rights of a child CRC 7 as a person under the age of 18। देखिए अभी फिर यहाँ पर जैसे मैंने पहले फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही आपको समझाया था, क्या होता है कि कई बार आपको समझ यहाँ पर एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ चीजों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। कहीं पर आपने 14 देखा, कहीं पर 16, कहीं पर 15, ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा 18। मतलब हम ये मान लें कि 18 जो एज है इसके ऊपर के जितने भी बच्चे हैं या जो जुवेनाइल है उनका जो सेंस है, जो उनका कॉमन सेंस है, जो उनकी परिपक्वता है जिसे हम मानसिक परिपक्वता कहते हैं, वह इतनी नहीं है कि वो जिस काम को कर रहे हैं उसकी उन्हें समझ है। इसीलिए हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे, नॉर्मल एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, एक नॉर्मल ऑफेंडर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। दिस इंक्लूड्स इन्फेंसी, अर्लियर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडल्ट। क्योंकि यहाँ पर ये जो एज है इस एज में कई सारे, अब यहाँ पर 18 अगर डिफाइन कर दिया गया है तो जैसे आईपीसी का सेक्शन 82, 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है। फिर 83, 7 से 12 साल का बच्चा अगर अपराध करता है तो वह अपराध हो सकता है कब, जब उसे ये समझ हो कि उसने क्या किया है, पर फिर भी काउंसलिंग की जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि उस बच्चे को सेंस क्या था। उसमें भी मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं, जैसे मैंने कहा 7 से 12 साल जो आईपीसी का सेक्शन 83 है, 7 साल में अगर मान लीजिए आपने 7 कंप्लीट किया और आपको 8th इज रनिंग राइट नाउ, अभी क्या हम उस बच्चे को एज एन जुवेनाइल ट्रीट कर लेंगे? नो, है ना। मींस यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग वाला पार्ट है और जो एज फैक्टर है जैसे 12 साल का है तो 11-12 साल के बच्चों को फिर भी हम ये मान सकते हैं कि हाँ अगर उन्हें कोई एक्ट वो करते हैं देन दे नो व्हाट दे आर डूइंग। बट
7 साल का, 8 साल का, इवन 9 साल का बच्चा भी इतना नहीं समझता। तो यहाँ पर वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं कि उस बच्चे ने की है। तो अभी फोकस हमारा स्पेसिफिक किस चीज पर है कि इंडिया के जो लॉज हैं बच्चों को लेकर वो क्या कहते हैं। तो 82, 83 ये दोनों सेक्शन आप नोट डाउन करेंगे आईपीसी का। 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है, दिस इज नॉट एन ऑफेंस, बट 7 से 12 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है, देन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उसे क्या समझ है। देन अगेन उसे हम यहाँ 12 साल तक का जो टाइम लिमिट है, सॉरी एज लिमिट है, उस एज लिमिट के साथ उस बच्चे को स्ट्रिक्टली आप पनिश नहीं कर सकते। यहाँ जस्ट हम उसे एक संप्रेषण गृह, सुधार गृह, बाल संरक्षण गृह में भेजेंगे, न कि आप उसे किसी तरह से अदर तरीके से ट्रीट करेंगे। मतलब यहाँ जुवेनाइल वाला पार्ट हमारे आईपीसी में अगर हम देखें तो हमें बहुत कम मिला है। दिस इज ये जो सेक्शन है दिस इज नॉट इनफ, इसीलिए आज की डेट में हमारे पास जुवेनाइल एक्ट है ना। इसी तरह द यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 draws attention to 4 sets of civil, political, social, economic and cultural right of every child। देखिए अब यहाँ पर ये जो राइट्स हैं, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं कि भाई जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को स्टॉप करना है, अगर हमारा फोकस ये है कि हम बच्चों से जुड़े अपराध, दोनों चीजें, बच्चों से जुड़े अपराध और बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को कंट्रोल करें, देन डेफिनेटली पहले हमारा अटेंशन ये होना चाहिए कि क्या उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल की जा रही हैं, उनके बेसिक राइट्स पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। एक होता है अधिकारों का होना, एक होता है उन अधिकारों का संरक्षण। सिर्फ अधिकार है, संरक्षित नहीं है, तो क्या वो अधिकार किसी काम के हैं? एनीवन कैन आंसर मी? मनीषा, निकवाल, क्या फर्क होता है अधिकारों में और संरक्षण में? मनीषा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई और? नेहा पांडे? नेहा थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। गौरव सेन। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई कोई रिप्लाई करे। हर्षित, गौरव, लक्ष्मी, आप लोग सुन पा रहे? यस मैम। एंड प्लीज आंसर भी करिए आप लोगों को। और हिंदी और इंग्लिश का आई थिंक प्रॉब्लम जाता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम गया है और ये नहीं है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा। देखो लकी, हमने पहले देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एंड जुवेनाइल, जो कि अभी मैंने बताया, जिसमें कि नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि भाई 18 साल तक के बच्चों को हमने चाइल्ड माना है। ठीक, यहाँ पर जुवेनाइल का मीनिंग और डेलिक्वेंसी का मीनिंग मैंने यहाँ समझाया था। अपना माइक बंद कर लो प्लीज, किसी का भी अगर खुला है तो। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अपचारिता, टू लीव, एक हेलो मैम। हेलो मैम, आप ये हिंदी में उपलब्ध करा सकते हैं मैडम? हाँ, आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। बट हाँ, पीपीटीज अगर इंग्लिश में है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही करती हूँ, इसलिए पीपीटीज का कोई इशू नहीं है, नोट्स में आपको दे दूंगी। ठीक है मैम। ओके ठीक है। ओके, तो डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अवे फ्रॉम, मतलब यहाँ पर एक लैटिन टर्म्स यहाँ से लिया गया जिसका कि सीधा मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे आप दूर रहें। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को हम माचिस से दूर रखते हैं, क्या बोलते हैं, अरे उससे दूर रहना। क्यों? आप यहाँ बच्चों की परवरिश ही हम ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग से हम उन्हें हर उस चीज से दूर रहना सिखाते हैं जिससे कि उन्हें हार्म हो सकता है। इसी तरह गलत और सही आदतें, है ना। इसी तरह कंडक्ट,
बिहेवियर, ईमानदारी, सच, झूठ, इन सब में डिफरेंस, सही गलत का डिफरेंस, घर में जब बच्चे की परवरिश होती है तो इन सारी चीजों को सिखाया जाता है। मींस यहाँ एक इस तरह का एनवायरनमेंट कि बच्चा सही गलत में डिफरेंस कर सके। अब मान लीजिए घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा माहौल है, बच्चा सीखेगा। बट जहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, स्लम एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, फैमिली नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ऑलरेडी वो लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, देन डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छी परवरिश पे फोकस ना होकर डे टू डे की लाइफ का जो आपका स्ट्रगल है उस पर फोकस होता है। और बच्चे कई बार कम एज में ही वो लोग पढ़ने की एज में काम करते हैं दूसरों के घरों में। जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि इस एज के बच्चे कई जगह आपको काम करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अब स्टिल है, तो सोसाइटी में हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीजें नहीं है। चाइल्ड लेबर एक्ट एप्लीकेबल हो गया है, उसके बावजूद हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, इंडिया में एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा 14 साल का जो कहीं काम नहीं करता हो, हजारों मिल जाएंगे, है ना। पर अब इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉ होने चाहिए, हमारे पास ऐसे विधियां होनी चाहिए जो विधि इस तरह के एक्ट को कंट्रोल कर सके। इसीलिए आज की डेट में हमारे पास एक एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसे बोला जाता है किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि कम आयु के बच्चों को सही गलत नहीं समझता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, हमें उन्हें समझाना होता है। पर क्या हर बच्चे को ये फैसिलिटीज मिल रही हैं? जैसे कि अभी सबसे लास्ट में हमने देखा, दे शुड हैव सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। देन क्या ये सारी चीजें कि सिविल, राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, हर बच्चे का ये अधिकार हो, बच्चा उस तरह से सोसाइटी में ग्रोथ करे। पर क्या हर जगह इस तरह की चीजें हैं? नहीं, गरीबी आड़े आ जाती है, पॉपुलेशन आड़े आ जाता है, बैकवर्ड चीजें आड़े आ जाती हैं, समाज में होने वाला अपराध आड़े आता है, कई ऐसी चीजें हैं जो छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे हर्डल्स हैं उन्हें उनकी। और उसमें सबसे बड़ा हर्डल मैं आपको बताऊं, गरीबी है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह का माहौल है, बच्चे की बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है, देन उसे हम बहुत अच्छी परवरिश पे फोकस कब किया जाएगा? स्वाभाविक है, नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर जब हम जुवेनाइल के बारे में बात करते हैं तो आप, जैसे मैंने कहा, एक और चैप्टर हमने पढ़ा था निग्लेक्टेड चाइल्ड, उपेक्षित बालक। बच्चा उपेक्षित है, चाहे वो समाज की तरफ से हो, चाहे वो परिवार की तरफ से हो, चाहे वो विधि की तरफ से हो, डेफिनेटली इसकी ग्रोथ नहीं होगी। उसका जिस तरह का विकास, उसका जो मानसिक विकास होना चाहिए या ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर चाइल्ड का, आपका जो पूरा का पूरा एक्ट है या पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, वो इसी पर बेस्ड है कि अगर मैं कहूँ कि क्यों हम इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों की जो एज होती है, बच्चों की जो मानसिक स्तर होता है, उस स्तर के हिसाब से उन्हें कई चीजें मिलनी चाहिए। अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, प्रॉपर सांस्कृतिक अधिकार, जैसे एक शब्द अभी आपने सुना, सांस्कृतिक अधिकार, अपने धर्म से संबंधित वो सारी कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, वो सारी चीजों को एंजॉय करना, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इवन लीगल राइट्स। अब जैसे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक्ट बहुत सालों पहले बन जाना चाहिए था, है ना, बट हमारे इंडिया में बहुत लेट आया। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं था। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन तो था, पर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जैसी चीजें नहीं थी। मतलब इस एज ग्रुप के बच्चों को कौन समझाए कि वो चीजें अगर गलत कर रहे हैं तो वो गलत है, उन्हें नहीं करना है। अब हमारे पास एक्ट है, देन डेफिनेटली उस एक्ट के तहत हम उन्हें ट्रीट करते हैं, उन्हें काउंसलिंग किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उनका अलग से विचारण होता है, और उस विचारण के साथ उनकी काउंसलिंग में उन्हें बताया जाता है कि जिस तरह का एक्ट उन्होंने किया है वो नहीं किया जाना चाहिए। एक मैंने आपको केस भी समझाया था, अगर याद हो तो, रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव का, जिसमें कि उस बच्चे ने छोटे 5 साल के बच्चे के गले पर हथियार चलाया था, सिर्फ इसलिए कि उसे उस एग्जाम को पोस्टपोन करवाना था जो कि नेक्स्ट मंथ में आने वाली थी। मतलब यहाँ पर दूरदर्शिता के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं। आप दूर तक का सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज सिर्फ आज की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपने किसी बच्चे को खत्म कर दिया। मतलब इस तरह का अगर मेंटल लेवल है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि मानसिक परिपक्व है वह व्यक्ति, नहीं है। इसीलिए हमारे पास इस तरह के एक्ट होने जरूरी है। अब हम लोग कहाँ थे? अभी समझ आया लकी तुम्हें? हाँ ठीक है मैम, आ रहा है समझ।
ओके तो यहाँ पर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो आपका सिलेबस है और जो एक्ट है या फिर जो ओवरऑल ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिला है, इसमें सबसे पहले एक चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि यहाँ पर ये जो एज ग्रुप है हमें फोकस इसे करना है। आप लोग जब 15 साल की उम्र में थे, 16 साल की उम्र में थे, क्या आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझती थी, क्या सही है क्या गलत है? डेफिनेटली नहीं। नहीं कोई भी व्यक्ति हो, 14, 15, 16 साल का जो एज होता है वो एक टीन एज में व्यक्ति इतना उसे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं माना जा सकता है। उसी कारण से कई तरह के क्राइम भी होते हैं। उन्हीं क्राइम को रोकने के लिए, उन्हें अच्छा एक नागरिक बनाने के लिए ये हमारे पास एक्ट है और इसीलिए हम कई तरह के अधिकार उन्हें देते हैं। किन्हें? बच्चों को। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग कहाँ थे? अधिकारों पर। अब मेरा उसी टाइम पर जो प्रश्न था वो ये था, किसी का माइक ओपन है प्लीज बंद कर लें। दीपक आपका माइक ओपन है बेटा, बंद कर लीजिए प्लीज। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की अधिकारों की, तो मेरा जो प्रश्न उस समय जहां से फिर से शुरू हुआ सारी चीजें, मेरा प्रश्न ये था कि हम अधिकारों की बात करते हैं कि वी शुड हैव सम राइट्स, हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। इसी तरह बच्चों के पास भी कई तरह के अधिकार होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर इस कन्वेंशन में कहा गया। ठीक, अधिकारों का होना एक अलग चीज है, उनका संरक्षण होना एक अलग चीज है। अधिकार तो सभी के पास है, ठीक, हम सबको कई सारे अधिकार मिले हुए हैं, इवन लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें कितने सारे राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स। जब तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़े थे, अभी जितने आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जब तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा था, क्या आप अवेयर थे इन चीजों के लिए कि आपके पास इतने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं? कोई भी मुझे आंसर करे। पता था किसी को? दीपक? नहीं पता। नहीं पता था ना? क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हर जगह आके नहीं बताएगा कि यू हैव दीज काइंड ऑफ राइट्स, इतने सारे राइट्स आपके पास है, नहीं। हाँ, पर अब हमारे पास जिन्हें पता है कि हमारे पास इतने राइट्स हैं, क्या उनके सारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं? है क्या प्रोटेक्टेड? मतलब संरक्षण से मतलब है यहाँ मेरा, क्या वो सारे राइट्स सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित होते तो क्या देश में अपराध होते? अगर वो सुरक्षित होते तो क्या सिविल लॉज की जरूरत पड़ती? क्या आज की डेट में ऐसा नहीं होता है कि आपकी जमीन पर किसी ने पोजीशन ले लिया और आपको उसके लिए सिविल सूट लगाना पड़ रहा है? क्या ये नहीं होता कि आपके घर में चोरी होती है? क्या लूट, डकैती, हत्या, सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि जब हम अधिकारों की बात करें तो सबसे पहली चीजें होनी चाहिए उनके प्रोटेक्शन के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में। बच्चों से जुड़े कई तरह के अधिकार बच्चों को हैं, सिविल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, कल्चरल भी। इकोनॉमिकल में बोल दूं कि भाई 14 ईयर से कम के बच्चों को हम किसी भी आर्थिक नियोजन में शामिल नहीं करेंगे, ये उनका राइट है और ये उनके लिए प्रोहिबिटेड एक तरह का लॉ भी बनाया जा चुका है। कल्चरल राइट्स हैं, सारे अधिकार उन्हें हैं। बच्चों के संबंध में होने वाले अपराधों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए हैं, जैसे पास्को एक्ट अभी रिसेंट आया, क्या है वो? बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए ही है। पर जब उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए जाते हैं या उनके इतने अधिकार दिए जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, एग्जीक्यूशन किस तरह से है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन, लिख लीजिए इस शब्द को। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन। विधि का हमारे ऊपर लागू होना एक अलग चीज है और उनका प्रॉपर सही मायने में निष्पादन होना एक अलग चीज है। जैसे सिविल लॉ में आपको डिक्री तो मिल जाती है, पर सिर्फ डिक्री मिल जाने से क्या वो चीज जिसके संबंध में आपने केस दायर किया है वो आपकी हो जाती है? नहीं। उसके बाद हमें फिर से उसका एग्जीक्यूशन लगाना पड़ता है, उसका हमें अलग से एक दावा लगाना पड़ता है ना, निष्पादन के लिए कि अब इस डिक्री के तहत हमें इसका निष्पादन भी किया जाए। मतलब यहाँ पर किसी भी अधिकार के संबंध में उनका प्रॉपर निष्पादन होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल कंसर्न में जब इस तरह के राइट्स दिए गए, तो हमारे यहाँ की अगर हम बात करूं तो सम राइट्स आर देयर जो कि बच्चों से जुड़े हैं। और इवन जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, पहले भी मैंने कहा है, बच्चों के संबंध में जितने भी सेक्शन आपको मिलते हैं वो सारे सेक्शंस आप हाईलाइट करते चले जाइए अलग से, ताकि आपको आईपीसी में भी हेल्प हो और आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हेल्प हो। हेल्प इन द सेंस, यहाँ एक अलग से चार्ट बनाइए जिसमें आप ये लिख सके कि ये बच्चों के संबंध में होने वाले अपराध हैं और उससे जुड़ा पनिशमेंट कितना है। जितना ज्यादा पनिशमेंट है, हम ये मान सकते हैं कि वहां उतना ज्यादा प्रोटेक्शन उस बच्चे को मिल रहा है जिसके अगेंस्ट में किसी भी तरह के क्राइम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉस्को एक्ट जिसमें कि डेथ पेनल्टी तक है। डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड। कौन कौन से राइट्स हैं बच्चों से जुड़े? राइट टू सर्वाइवल,
राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन। राइट टू सर्वाइवल का मतलब होता है सर्वाइवल मतलब जीना, किस तरह से आपको जीने का अधिकार। राइट टू प्रोटेक्शन संरक्षण का अधिकार। राइट टू डेवलपमेंट विकास ग्रोथ का अधिकार। और पार्टिसिपेशन हर तरह की एक्टिविटीज, जितनी भी तरह की एक्टिविटीज हैं उन सभी में शामिल होने का अधिकार। इसी तरह कई सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, जो बच्चों के संबंध में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है और उन्हें कई तरह के अधिकार मुहैया कराता है। जैसे अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? महिलाओं और बच्चों से। अगर यहाँ पर सरकार महिला और बच्चों के संबंध में कोई स्पेशल लॉ बनाता है, देन यहाँ पर उन्हें इस तरह के लॉ बनाने का अधिकार है। और इस तरह के बनाए हुए लॉ को हम ये नहीं कह सकते कि वे गलत हैं या क्यों बनाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के लॉ बनाए जाने का स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन। यहाँ पर 15(3) जो है बच्चों और महिलाओं के संबंध में राज्य को यह अधिकारिकता देता है कि वह इनके संबंध में अगर कोई स्पेशल लॉ भी बनाता है तो वह बना सकता है। फिर आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बच्चों का आयात निर्यात और बच्चों का खरीदना बेचना और फोर्स लेबर, जिसमें कि बच्चों के संबंध में होने वाले जो भी अपराध हैं उसके संबंध में यहाँ पर उसके संबंध में होने वाले अपराधों को तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है हमने आईपीसी में, और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है अब हमारे पास। पर इसके अलावा आर्टिकल 23 ये बोलता है कि अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है, मीन्स क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसीलिए अगर ये फंडामेंटल राइट है तो इसके संबंध में अगर होने वाले कोई क्राइम है तो वहां पर उसे स्ट्रिक्टली उनके संबंध में उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आर्टिकल 23 forbids the employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous occupation। hazardous का मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे का 14 साल से कम के बच्चों का हम किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में नियोजन उनका नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 24 जो अनुच्छेद 24 है, यह बच्चों का एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी तरह के काम में आप उनका नियोजन नहीं कर सकते हैं। यह फंडामेंटल राइट भी है और यह क्राइम भी है अगर कोई ऐसा करता है तो। आर्टिकल 39E directs the state to safeguard the tender age of children from entering into jobs unsuited to their age and strain forced to economic necessities। अगर कोई इस तरह की चीजें हैं जहां पर उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें काम नहीं करना है तो उस तरह के लॉ बनाए जाए। इसमें एक और मेंशन करिएगा आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, लिख लीजिए उसे सभी लोग। आर्टिकल रिपीट करना मैम। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वह उनका पहले एक सामान्य प्रोविजन था, पर वह अब फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है जो कि संविधान उन्हें देता है। तो 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की जो जिम्मेदारी भी है वो स्टेट की है, मतलब राज्य की है, कि राज्य की ये जिम्मेदारी कि हर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। F directs to state secure facility for the health development children and to protect childhood and youth against exploitation and moral and material abandonment। यहाँ पर बच्चों की हेल्थ से संबंधित उनकी चाइल्डहुड एंड जो एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण के विरुद्ध, अगर शोषण किसी भी तरह का शोषण किया जाता है उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं उनमें स्टेट के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं। स्टेट मतलब राज्य के संबंध में कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कि उन्हें ये करने के लिए कहा गया है कि आपको यहाँ पर
राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आप सभी लोगों ने, जिसमें ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इन चीजों के लिए काम करना है। मतलब यहाँ इन चीजों के लिए आपको नीतियां बनानी है, राज्य को इस तरह से सुरक्षित करना है, राज्य को इस तरह की नीतियां बनाकर स्पेशली महिला, बच्चे, सीनियर सिटीजन, इन सब का ध्यान रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि उन्हें किस दिशा में कार्य करना है, राज्य के लिए क्या चीजें हैं जो जरूरी है और उन्हें किस दिशा में कार्य करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डीपीएस जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेन चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, मौलिक अधिकार और राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। ये हमारा एक तरह का बैकबोन है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं है देन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फिर देखा जाए तो कुछ भी नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं देन वी आर सिक्योर, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यहाँ पर जब स्टेट हमारे फेवरेबल लॉ बनाता है या हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उससे बचाने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो स्टेट पॉलिसीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसीलिए जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रियम्बल ध्यान से पढ़ा होगा किसी ने भी, प्रियम्बल में एक एक शब्द का जो मतलब है, एक एक शब्द का जो मीनिंग है, वो अपने आप में हम भारत के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षित करता है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था ना कि अधिकार में और संरक्षण में क्या फर्क है। अधिकार आपके पास है, पर अगर वो अधिकार संरक्षित नहीं है देन उन अधिकारों का कोई मूल नहीं है। जैसे अभी हमने देखा 39E में क्या कहा गया, सॉरी 24 में क्या कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों का आप काम में नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है तो क्या हम उस चीज को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नहीं। और यही रीजन है कि जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी डेफिनेटली हम प्रोटेक्टेड नहीं होंगी। हम ये नहीं मान सकते कि बच्चों को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनका राइट, उनके जो राइट्स हैं उनके लिए किसी काम के हैं। यहाँ पर उन अधिकारों की सुरक्षा, उनका संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है, टाइम अप होने वाला है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज लिख कर रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मंडे को। ओके, थैंक यू।